मुराद अभी तक शशोपंच का शिकार था, लेकिन बानो के इरादे की मजबूती देखकर मजीद कुछ न बोला और सफ़र की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के इरादे से बाहर निकल गया। 1 और 2 जून 1979 की दरमियानी शब इन दोनों ने एक स्मगलर की मदद से बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की और भारत में दाखिल हो गए। इनका गाइड बरकत सारी उम्र इसी सरहद के आर पार छोटी मोटी स्मगलिंग करता रहा था, लिहाजा इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसने इन्हें जयपुर पहुंचाने का वादा किया था। भारत में दाखिल होने के बाद करणपुर से वो एक पुराने से ट्रक में सवार हुए, जिसे बरकत का बाएतमा साथी श्याम सिंह चला रहा था। अगली सुबह 9 बजे वो सब जयपुर में चांद पुल गेट के बाहर वाक़े मोहल्ला पातलिया के छोटे से मकान में बैठे थे, जिसका इंतजाम श्याम सिंह ने पहले ही कर रखा था। मालिक मकान को 1 साल का पेशगी किराया अदा किया जा चुका था। इन्हें वहां छोड़कर बरकत और श्याम सिंह रवाना हो गए। ये घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे ख्वाबगाह के तौर पर एक ड्राइंग रूम की हैसियत इस्तेमाल होता था। इसके अलावा छोटा सा स्टोर और किचन था, अलबत्ता सही ननका था। छत पर चारों जानिब 5 फीट ऊंची दीवारें थी, लिहाजा छती को सेन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। वो दिन उन्होंने घर में ही गुजारा था। श्याम सिंह ने इस्तेमाल की तमाम चीज़ें पहले ही बहम पहुंचा दी थी। अगली सुबह बानू ने नाश्ता तैयार किया। एक तवील अरसे के बाद वो किचन में दाखिल हुई थी, लिहाजा इसके एहसासात अजीब से थे। नाश्ते के बाद चाय पीते हुए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में मशगूल हो गए। चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए बानो बोली, हम लोग यहाँ तक को बाहिफाजत पहुँच गए हैं, मगर अब इस जेल सुप्रिटेंडेंट देवी प्रसाद त्रिपाठी को कैसे ढूंढेंगे? मुराद ने हस्ब आदत संजीदा लहजे में कहा, मेरा ख्याल है त्रिपाठी का पता चलाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। जाहिर है वो राजस्थान की किसी जेल में अब भी सुप्रिटेंडेंट के तौर पर काम कर रहा होगा, लेकिन पहले हमें घूम फिर कर जयपुर और गिरदोनिवाब में मुकम्मल आगाही हासिल करनी पड़ेगी, ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आध घंटे बाद वो दोनों बाहर निकल खड़े हुए। वो सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि एक साइकिल रिक्शा सामने आन खड़ा हुआ। प्रणाम श्रीमान जी, आए रिक्शे में बैठे, आपको इस गुलाबी नगरी की सैर करवाऊं। मुराद ने चलने में रिक्शा ड्राइवर का जायजा लिया, फिर बानो को इसमें सवार होने का इशारा किया। फौरन एक कसरती जिस्म के मालिक उधेड़ उमड़ ड्राइवर ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। थोड़ा आगे जाकर वो बोला, महाराज कहाँ चलूं? मुराद ने कहा, यार हम तो यहाँ अजनबी हैं, जयपुर की सैर करना चाहते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है कि शुरू कहाँ से करते हो। ये सुनकर ड्राइवर की बाछें खिल गई थी। सरकार, मेरा नाम सेवाराम है और दूसरों की सेवा ही मेरा धर्म है। आप बिल्कुल चिंता न करें, आपको यहाँ की भरपूर सैर कराऊंगा। मैं हूँ तो साइकिल रिक्शा ड्राइवर, मगर जयपुर के बारे में मेरी मालूमात टूरिज्म विभाग के गाइडों से ज़्यादा है। मुराद इसे दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। इसकी जुबान रिक्शे की रफ्तार से भी तेज चल रही थी। श्रीमान जी, आपको पता है कि जयपुर को गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है? मुराद ने नफ़ी में सर हिला दिया तो सेवराम फौरन स्टार्ट हो गया। आज से तकरीबन 90 साल पहले पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया था। हर छोटी बड़ी इमारत को इसलिए रंग दिया गया था कि इन दिनों बरतानवी वलीअहद हिंदुस्तान के दौरे पर आया था और इसे जयपुर भी आना था। राजा ने वलीअहद बहादुर की खुशनुदी हासिल करने के लिए कोई अनोखा काम करने का सोचा, लिहाजा हर चीज़ पर गुलाबी रंग फेर दिया गया। वलीअहद यहाँ आकर बड़ा मुतासिर हुआ और इसके मुंह से बेख्तियार निकला, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तभी से इसका यह नाम पड़ गया। बर्रे सगीर के अजीम तरीन सहरा के गोशे में वाक़े इस शहर को गेटवे ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। सेवाराम रिक्शा खींचते बाकायदा शायरी पर उतर आया, यह धरती राजपूत बहादुरों की सरजमीन है। इसकी वजह शोहरत, शाही महल और खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन बाजार ही नहीं, बल्कि इसका असल हुस्न आप अब भी चारों जानिब देख सकते हैं। वो सामने जाती सुंदर और दराजकद मारावड़ी औरतें हैं, जिनकी चोलियों और घाघरियों ने सुर का मंजर ज़मीन पर ही पैदा कर रखा है। इसके अलावा पत्थर और चांदी के जेवरात, सड़कों पर चलती ऊँट गाड़ियाँ माजी और हाल के हुस्न इम्तिजाज का शिकार हैं। बानो अगरचे खामोश बैठी थी, मगर इसकी बातों में काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी। सेवाराम जी, आप तो बड़े दानशवर किस्म के आदमी हैं। अपनी तारीफ सुनकर सेवाराम ने सीना फुलाकर दोबारा नसर में शायरी शुरू कर दी। श्रीमती जी, अभी तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं। मुझे तो लोग राजस्थान का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बहरहाल मैं आपको जयपुर की बाबत बता रहा था। मौजूदा शहर महज 260 साल पुराना है। महाराजा जय सिंह ने इसे अपने नाम पर बनाया था। वो खुद तो पहाड़ी पर वाक़े अंबर फोर्ट में रहता था। राजा ने अपने जंतर मंतर की तिलिस्माती इमारत बनवाई थी, जो आज भी मौजूद है। इसके अलावा वो सामने नेवा महल की पुरुष की इमारत है। वैसे भी कभी ये बाकायदा महल नहीं रहा, फ़कत एक बार शाही घराने की ख्वातीन ने यहाँ खड़े होकर किसी जुलूस का नज़ारा किया था, और इसके साथ वाली इमारत राजस्थान की सूबाई असम्बली की बिल्डिंग है। मुराद इसकी चर्ब जुबानी से किसी का रुकता कर बोला, यार सेवाराम, बाकी मालूमात फिर कभी बता देना, आज की इतना ही काफ़ी है। फिलहाल कहीं रुक कर खाना खाते हैं। उन्होंने दोपहर का खाना एक दरमियाने दर्जे के होटल में खाया। इस दौरान सेवाराम बाहर खड़ा रहा।
उन्होंने इसे अपने साथ खाने के लिए कहा भी था, मगर इसने कानों को हाथ लगाकर कहा, सरकार ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको शायद पता नहीं, मैं हरिजन हूँ। अगर होटल वालों को पता चल गया कि एक अछूत भी होटल के अंदर खाना खा रहा है तो मेरे साथ आपकी भी शामत आ जाएगी। खाने से फारिग होकर बाहर निकले तो वो फिर इनकी सेवा के लिए हाजिर था। इन्हें लेकर एक वसी और इस बाग में वाक़ महल में दाखिल होते ही अपनी काबिलियत बिगाड़ने लगा। श्रीमती जी, ये सिटी पैलेस है। ये मुग़ल और राजस्थानी तर्ज तामीर का शाहकार है। इसके अंदर मौजूद आर्ट गैलरी में चांदी के बर्तनों का दुनिया से सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। जब भी जयपुर के महाराजा बरतानिया वगैरह के सफ़र पर जाते थे तो इनके लिए दरिया गंगा का पानी, यही गंगा जल, इन्हीं बर्तनों में भरकर इनके साथ ले जाया जाता था। मुराद और बानो आज की सैर से काफ़ी लुत्फानंदोज हो रहे थे। इनके तने हुए आसाब कदरे पुरस्कून हो गए। इसके बाद सेवाराम ने इन्हें चांदपुर गेट उतारा तो मुराद ने इसे 100 का नोट थमाया, जिसे देख इसकी बाछी खिल गई थी। महाराज, मैं कल सुबह फिर आऊँगा ताकि घूमने में आपको किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुराद ने इस बात में सर हिलाया और इसके रवाना होने के बाद वो अपने रहायशगाह की तरफ चल पड़े। अगले चंद रोज़ भी इसी तरह गुजर गए। शाम के खाने के बाद बानो बोली, मुराद, हमें यहाँ आए 15 रोज़ हो गए हैं, मगर अभी तक हम असल मकसद की जानिब 1 इंच भी नहीं बढ़े। मुराद इसकी जानिब देखते हुए पुरख्याल लहजे में बोला, क्या तो तुम सही रही हो, मगर यहाँ हिफाजत से पहुँचकर महफूज मुकाम का बंदोबस्त कर लेना भी अहम कामयाबी है और हम ये बुनियादी मरहला तय कर चुके हैं। रहा आगे का मसला तो यकीनन इसमें भी कोई पेशरफ्त होगी। वैसे तुम्हारे ख्याल में ये सेवाराम कैसा आदमी है? बानो बोली, बज़ाहिर तो खासा भला आदमी है, चेहरे मोहरे से भी काफ़ी मासूमियत झलकती है, मगर असल इंसान तो चेहरों के पीछे छुपे होते हैं, इसलिए किसी के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तुमने ये क्यों पूछा है? मुराद कहने लगा, मेरा ख्याल है वो हमारे काम आ सकता है। हमें एक आध भरोसे के आदमी की जरूरत तो पड़ेगी। बहरहाल मैं कल सेवाराम के जरिए त्रिपाठी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। सेवाराम की कारकर्दगी पहले ही रोज बुरी नहीं रही थी। इसने आईजी जेल खानाजात के क्लर्क से दोस्ती गांठ ली थी और वापस आकर बताया था कि त्रिपाठी 1.5 साल कबल रिटायर हो चुका है, इसलिए ये रिटायरमेंट कबल अज वक्त ले ली थी। वो रहने वाला तो बीकानेर का है, मगर रिटायर होने के बाद इसने महकमे से कोई रब्ता नहीं रखा और वो लापता हो गया है, जिसकी वजह से महकमा इसे पेंशन भी नहीं दे रहा। जब एक बार इसके एड्रेस पर याद दिहाने के नोटिस भिजवाए गए थे, मगर पता चला कि इस बंगले को वो काफ़ी अरसा पहले फरोख्त कर चुका है, लिहाजा किसी ने महकमा ने नोटिस वसूल नहीं किए। ये इत्तला यकीनन मुराद के लिए हौसला अफसा नहीं थी, मगर वो इतनी जल्दी कैसे हौसला हार बैठते, इसलिए सेवाराम को कुछ रकम देकर शुक्रिया के साथ रुखसत कर दिया। 1979 में पूरे शुमाली हिंद में गर्मी कुछ मामूल से ज़्यादा ही पड़ी थी। दीगर इलाकों की तरह जयपुर के लोग भी आसमान की जाने पूरी नज़र से देख रहे थे। हर छोटा बड़ा बारिश की दुआएं मांग रहा था, मगर बादलों ने गोया न बरसने की कसम खा ली थी। हालांकि आम हालात में जयपुर में मौसम गर्मा ज़्यादा तवील नहीं होता। 10 अप्रैल 20 मई तक महज 40 रोज़ ही गर्मी की शिद्दत रहती है। इसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अगस्त के आखिर तक जारी रहता है। इतवार की सपहर मुराद और बानो IMA रोड पर वाक़ छोटे से होटल से खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर हल्के से बादल छा गए और देखते देखते पूरा आसमान बादलों से यूं ढका के दिन पर रात का गुमा होने लगा। हवा में मौजूद नमी इस बात का इजहार कर रही थी कि करीबी कहीं बारिश हो रही है। मौसम के इस सुहानेपन का लुत्फ लेने के लिए अक्सर लोग छतों या सड़कों पर निकल आए थे। वो दोनों भी खाने से फारिग होने के बाद टहलकदमी की नीयत से होटल से निकले और बातें करते हुए फुटपाथ पर चलने लगे। मुराद ने गुज़श्ता चंद माह में दाढ़ी बढ़ा ली थी ताकि सरसरी नजरों में कोई शख्स अंदाजा न कर सके कि चंद माह पहले वो भारतीय जेलों में कैद काटने वाला मुराद है। इस शक्ल में वो काफ़ी बावकार लग रहा था। गुज़श्ता 1 माह से दोनों इकट्ठे रह रहे थे, मगर इनके दरमियान बाहमी एहतराम के एहसासात ने खुद ब खुद नजर न आने वाली हद फासिल बरकरार रखी थी और दोनों ही इसे कायम रखना चाहते थे। इस वजह से बदगुमानी किसी के भी जहन में जगह न बना सकी। इस वक्त पैदल घूमने से मुराद का महज मकसद तफरी नहीं, बल्कि वो ये अंदाजा लगाना चाहता था कि इनकी निगरानी तो नहीं की जा रही। कुछ दूर जाकर वो मुतमिन से लहजे में बोला, सुना था कि जयपुर में भारतीय खुफिया इदारे में नजर न आने वाला एक जाल सा बुन रखा है, मगर खुदा का शुक्र है हम लोग अभी तक किसी की नज़र में नहीं आए। बानो धीरे से बोली, मगर इस बात का अंदेशा तो बहरहाल मौजूद है, लिहाजा हमें कुछ तेज होना पड़ेगा, ऐसा न हो कि उड़ने से पहले ही धर लिए जाए। इस किस्म की बातें करते काफी दूर निकल आए थे। मौसम अब भी काफी खुशगवार था। अचानक ही हल्की सी फुहार पड़ने लगी। बानो बोली, मेरा ख्याल है कोई सवारी लेकर हमें वापस घर चलना चाहिए, ऐसा न हो कि बारिश में घिर जाए। मुराद ने भी कदरे तशवीश से आसमान की जानिब निगाह उठाई और रुककर टैक्सी रिक्शा ढूंढने लगा। इसी दौरान बारिश की तेज बूंदें गिरने लगी, मगर दूर तक कोई खाली सवारी नजर नहीं आ रही थी। यह सूरत हाल देखकर वो बोला, ऐसे तो हम भीग जाएंगे। वो सामने गालिबन किसी रेस्टोरेंट है, आओ फिलहाल वहीं बैठकर बारिश से बचे। बानो कोई जवाब दिए बगैर इसके साथ चलते हुए होटल में दाखिल हो गई।